हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी के चैप्टर नंबर 10 की, जिसमें हमें बात करनी है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। इस पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स आपको हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट ने अभी तक हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, तो वो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। वहां पे जाके आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम के साथ ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको फायदा ये होगा कि जितने भी स्टडी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपडेट्स है वो आपको आपके घर पे बैठ के मिलती रहेगी। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार हम देख लेते हैं सिलेबस की ओर कि आज इस वीडियो लेक्चर में हमें अपने कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करना है। तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट के डिस्ट्रीब्यूशन की, उनके फंक्शंस की, ठीक है, क्या वो हमारी बॉडी में करते हैं। नेक्स्ट है वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस। नेक्स्ट बात करनी है इलेक्ट्रोलाइट कंपोजिशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड, डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। नेक्स्ट हमें बात करनी है डिहाइड्रेशन, कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। इस वीडियो लेक्चर में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में कैसे ये सर्वाइव करते हैं, क्या इनका इसेंशियल मूवमेंट होता है। तो अगर वाटर की बात करूं तो जैसे कि आपको पता है कि जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है वो फूड के ऊपर सर्वाइव होती है, न्यूट्रिशन के ऊपर सर्वाइव होती है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन के ऊपर सर्वाइव होते हैं, वैसे ही हमारी बॉडी में वाटर के लिए भी इसेंशियल मूवमेंट होता है, यानी कि बहुत जरूरी होता है वाटर की अगर बात की जाए तो जो 60% वाटर होता है वो हमारा इंटरनली रहता है एज ए फ्लूइड मूवमेंट में, यानी कि फ्लूइड में आपको मिलेगा, ठीक है। इंट्रासेल्युलर होता है और एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है। आगे हम इस बारे में बात करेंगे कि क्या इंट्रासेल्युलर होता है, क्या एक्स्ट्रा सेल्युलर होता है। फिर बहुत सारी ऐसी डिजीज होती हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन हो गया, उसमें भी हमें वाटर्स वगैरह की बहुत जरूरत पड़ती है क्योंकि उसमें वाटर का लॉस होता है, ठीक है। तो वाटर हमारी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है। इवन अगर फूड की भी 1% बात की जाए तो ह्यूमन बॉडी फूड के बिना सर्वाइव कर सकते हैं, बट वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकती, ठीक है। अगर इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाए तो जैसे कि हमने पिछले वाले चैप्टर्स में मिनरल्स के बारे में पढ़ा था, तो मिनरल्स भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स ही होते हैं, यानी कि ये वो पर्टिकुलर कंपाउंड्स होते हैं जो वाटर में डिजोल्व होने के बाद आयन प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव, ठीक है। तो उनको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, हम बाहर से भी इनको गेन करते हैं, ठीक है। तो अगर वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की जाए तो जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, ये सब किस में आता है, ये सब हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स में आता है। और ये कैसे काम करते हैं, ये एज ए न्यूट्रिशन काम करते हैं। जैसे कि फूड से जो हमें न्यूट्रिशन मिलता है, वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट्स भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, ठीक है। इसेंशियल डाइटरी कंपोनेंट्स होते हैं, बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को कराने के लिए, मेटाबॉलिज्म कराने के लिए। तो जितने भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में सर्वाइव करते हैं और हम बाहर से भी लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो NaCl, नमक आप लोग खाते होंगे, तो Na और Cl, यानी कि उसमें भी क्या है, वो भी क्या है, हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट्स है और वो भी हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो हमारी बॉडी में इंटरनली प्रेजेंट होते हैं, ऐसे भी होते हैं जो हम बाहर से इनटेक करते हैं। अगर वाटर की बात की जाए तो बहुत सारे ऐसे पर्टिकुलर न्यूट्रिशन होते हैं, ऐसी मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी होती है जो वाटर में ही हमारा क्या होता है, मेटाबोलाइज प्रोसेस आगे फॉरवर्ड होती है। तो वाटर भी हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होता है। तो वाटर और इलेक्ट्रोलाइट में हम बात करने वाले हैं सबसे पहले वाटर की। तो वाटर क्या है, मतलब वाटर एक मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट्स है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। किसी भी एनिमल बॉडी के लिए वाटर बहुत जरूरी है। ये क्या करता है, क्यों जरूरी है ये हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जितने भी हमारी बॉडी में नॉर्मल फंक्शंस होते हैं, यानी कि जितने भी हमारी बॉडी के फंक्शंस होते हैं, उनको ये नॉर्मल फंक्शंस को रेगुलेट करने के लिए जरूरी होता है। केमिकली अगर देखा जाए तो वाटर जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से मिलके बना होता है, जिसका फॉर्मूला आपको पता होगा H2O। इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, H2O, ठीक है। अगर देखा जाए कि एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी में वाटर का कितना परसेंटेज रहता है, तो ये डिपेंड करता है मतलब जो बॉडी मास होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी हमारा क्या है पर्टिकुलर एवरेज अडल्ट बॉडी का जितना भी मास होगा, तो अप्रोक्सीमेटली ये 55 to 60% ये हमारा बॉडी में रहता है, ठीक है।
तो बट कुछ ऐसे जो नॉर्मल ओल्ड पीपल होते हैं उनका क्या हो जाता है, ये जो पर्टिकुलर रेशियो है जो मैंने अभी आपको बताया 55 to 60%, ये कम होना स्टार्ट हो जाते हैं क्योंकि उनकी मसल्स जो है वो रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। जो मसल्स मास होता है वो क्या हो जाता है, रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। तो ओल्ड लोगों में क्या होता है, जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ये रेशियो थोड़ा कम हो जाता है। ठीक है, तो ये ओवरऑल था वाटर के बारे में। ठीक है, और अगर देखा जाए तो मेनली जो इसका परसेंटेज क्राइटेरिया है वो मेंस में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वुमेन्स में कम होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर के डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी कि हमारी बॉडी में वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होते हैं। तो दो टाइप से होता है, इंट्रासेल्युलर वाटर और एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर। इंट्रासेल्युलर यानी कि प्रेजेंट इनसाइड द सेल, यानी कि वो अमाउंट वाटर का जो हमारी बॉडी में सेल के अंदर प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रासेल्युलर। एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब क्या हो गया, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल, यानी कि सेल के बाहर जो हमारा वाटर फिल रहता है, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर। अब जो हमारा एक्स्ट्रा सेल्यूलर वाटर होता है ये फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, इंट्रावस्कुलर और एक्स्ट्रावस्कुलर। ठीक है, तो इंट्रावस्कुलर का मतलब क्या है, प्रेजेंट एज प्लाज्मा ऑफ ब्लड, यानी कि जो हमारा प्लाज्मा ब्लड में रहता है दैट इज कॉल्ड इंट्रावस्कुलर। और एक्स्ट्रावस्कुलर का क्या मतलब है, जो हमारे ब्लड वेसल्स से बाहर प्रेजेंट रहता है उसको हमने क्या बोला, एक्स्ट्रावस्कुलर वाटर बोला है। एक्स्ट्रावस्कुलर में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि इंटेस्टाइनल फ्लूइड जो हमारा सेल्स के बीच में रहता है। जैसे सपोज करो हमारे यहाँ पे दो सेल्स प्रेजेंट है, उनके बीच में जो हमारा फ्लूइड प्रेजेंट रहते हैं दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, लिम्फ भी हमारा किस में आता है, एक्स्ट्रावस्कुलर में आता है। उसके बाद कुछ ऐसा वाटर होते हैं जो हमारे ब्रेन में, एक्वस ह्यूमर में, आईज में, पेरिकार्डियम में, ये जो हमारा रहता है इसको भी हमने किस में मेंशन किया, एक्स्ट्रा वस्कुलर में मेंशन किया है। तो हमारी बॉडी में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ वाटर की। तो फर्स्ट फंक्शंस इसमें आता है कैरियर ऑफ फूड न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो ये फूड न्यूट्रिएंट्स में कैरियर की तरह काम करते हैं। कैसे करते हैं, एवरी न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्युबल फॉर्म इन वाटर, यानी कि जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर में क्या होते हैं, सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, जितने भी आप पर्टिकुलर फूड खाते हैं, इनटेक करते हैं, तो वो इंटेस्टाइन में जाके क्या करते हैं, पर्टिकुलर आपको पता होगा कि जितने भी हमारे फूड से न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे टिश्यू में जाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्लड। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो वाटर सॉल्युबल फॉर्म में होते हैं। सेकंड इसमें आता है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ लिक्विड। जो वाटर होता है वो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, जितने भी हमारी बॉडी में लिक्विड्स प्रेजेंट होते हैं उनका सबका मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। कौन कौन से लिक्विड्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया, स्वेट हो गया, लिम्फ हो गया। तो जो वाटर होते हैं मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है इनका। थर्ड जो हमारा फंक्शन आता है वो है रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो जो वाटर होता है वो हमारी जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट और कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। कैसे करते हैं, जब हम खाना खाते हैं, ठीक है, तो जब फूड जो है वो किस में, एनर्जी में बर्न होता है, तो उसमें क्या आता है, हीट प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से हमारा जो टेम्परेचर है बॉडी का बढ़ जाता है। तो जो वाटर होता है उसको क्या करता है, इवेपोरेट करता है हीट को। ठीक है, थ्रू रिस्पायरेशन, स्वेट यानी कि पसीना, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है, यानी कि नॉर्मल कंडीशन में कर देता है। ठीक है, जो बॉडी की जो हीट होती है वो लॉस्ट होती है विद द हेल्प ऑफ स्किन, लंग्स, यूरिन और फेसेस। स्वेट की वजह से, स्वेट की उससे भी हमारा क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर है वो रेगुलेट होता है। फोर्थ इसमें आता है सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ डेलिकेट ऑर्गन। जो हमारा वाटर होता है वो हमारे कुछ ऑर्गन्स होते हैं जिनके अराउंड प्रेजेंट होता है, जैसे कि लंग्स हो गया, हार्ट, ब्रेन। ये क्या करता है, इन पर्टिकुलर ऑर्गन्स को चारों ओर रहता है, वाटर जो रहता है वो अराउंड चारों ओर रहता है, सराउंडिंग में रहता है, जिससे कि हमारे जो ऑर्गन्स है वो प्रोटेक्ट फील करते हैं किसी भी आउटर इंजरी से। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोला गया है, सेफ्टी और सिक्योरिटी भी बोला गया है। नेक्स्ट आता है वाटर एज ल्यूब्रिकेंट। तो जो वाटर होता है वो ल्यूब्रिकेंट की तरह भी एक्ट करता है जॉइंट में। वाटर जो होता है वो अराउंड होता है जॉइंट्स के, यानी कि जॉइंट्स के चारों ओर होते हैं, जो उनको पर्टिकुलर सर्कुलेशन में, जो नॉर्मल सर्कुलेशन होता है उनमें हेल्प करता है। ठीक है, जो भी जॉइंट्स की सेल्स होती हैं उनको पर्टिकुलर मूवमेंट करने में, सर्कुलेशन करने में ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो इसीलिए जो वाटर है वो एज ए लुब्रिकेंट भी होते हैं और इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी होता है इंटरनल इन्वायरमेंट, किसी भी सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वाटर टर्नओवर एंड बैलेंस की। ठीक है,
तो जैसे कि मैंने आपको भी पिछली स्लाइड में बताया था कि जो वाटर होता है वो इसेंशियल कंपोनेंट्स होता है किसी भी ह्यूमन बॉडी के लिए, ठीक है। अबाउट 60% ये क्या रहता है, हाँ, अडल्ट में बॉडी वेट के अकॉर्डिंग प्रेजेंट रहता है, ठीक है। यानी कि किसी भी अडल्ट का जितना भी बॉडी वेट होगा उसका 60% वाटर से फिल होगा, ठीक है। वाटर जो है ये क्या करता है, जितना भी हमारा वाटर का बैलेंस होता है ये हमारे बहुत सारे ऐसे बॉडी फंक्शंस होते हैं जिनको रेगुलेट करके रखता है, जैसे कि ये क्या करता है, हाइड्रेशन लेवल को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है, ठीक है। अगर वाटर टर्नओवर की बात की जाए तो ये एक टाइप की ऐसी प्रोसेस है जो क्या करते हैं, वाटर को कंटिन्यूअसली एक्सचेंज करती रहती है बिटवीन द बॉडी एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट ये क्या है, पर्टिकुलर एक्सचेंज करती रहेगी। इसको क्या बोला गया है, वाटर टर्नओवर बोला गया है, ठीक है। तो जो हमारा वाटर टर्नओवर होता है वो मेनली बहुत सारे रूट्स होते हैं जिनकी वजह से ये अपना काम करता रहता है, प्रॉपर अकर होता रहता है, जैसे कि स्किन के हेल्प से होता है, लंग्स की हेल्प से होता है और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हेल्प से होता है, यानी कि अगर टर्नओवर की बात की जाए तो, ठीक है। वाटर बैलेंस का मतलब यहाँ पे ये है कि जितना भी हमारा वाटर इनटेक और वाटर एक्सक्रीशन होता है, एक्सक्रीशन यानी कि यूरिन के थ्रू, ठीक है, तो उसके बीच में ये क्या है, बैलेंस बना के रखता है, ठीक है। तो वाटर बैलेंस का मतलब यहाँ पे वो बैलेंस होते हैं जो वाटर इनटेक यानी कि कितना पानी आपने पिया और कितना आप एक्सक्रीट आउट कर रहे हो, तो उनके बीच में जो है वो बैलेंस बना के रखना, डेट इज कॉल्ड वाटर बैलेंस, ठीक है। तो जो हमारी बॉडी होती है वो मेनली हमारे बॉडी वाटर को मेंटेन करके रखती है, जितना भी बैलेंस वाटर का करना होता है, और हमें डिहाइड्रेशन से और ओवर हाइड्रेशन से बचाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं उन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जो हमारे वाटर को बैलेंस और वाटर के टर्नओवर को मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मैकेनिज्म इसमें आता है थर्स्ट मैकेनिज्म। थर्स्ट मैकेनिज्म क्या है, थर्स्ट मैकेनिज्म जो है वो हमारे बॉडी में क्या करता है, वाटर इनटेक का कितना वाटर हमें इनटेक करना है उसको रेगुलेट करने में हमारी हेल्प करता है बाय स्टिमुलेटिंग द डिजायर टू ड्रिंक वाटर। जैसे कि थर्स्ट मैकेनिज्म में क्या होता है, हमें खुद से लगता है कि हमें प्यास लगी है और हमें अभी क्या है, पानी पीना है, तो ये क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं वाटर कितना इनटेक करना है, ठीक है। आपको प्यास लगती है, आप पानी पीते हो, तो वो भी क्या है, हमारे वाटर को बैलेंस करके कहीं ना कहीं रख रहा है, ठीक है। देयर इज ए नीड टू रिप्लेस फ्लूइड लॉस्ट थ्रू स्वेट, यूरिन एंड ब्रीदिंग, यानी कि बहुत सारे ऐसे फ्लूइड होते हैं जो स्वेटिंग के थ्रू, यूरिन के थ्रू और ब्रीदिंग के थ्रू क्या होते हैं, लॉस्ट होते हैं, तो ये जो हमारा थर्स्ट मैकेनिज्म है ये उसको क्या करता है, रिप्लेस करता है। सेकंड जो मैकेनिज्म आता है वो है हमारा किडनी। किडनी भी जो है वो क्रूशियल रोल प्ले करते हैं वाटर को बैलेंस करने के लिए बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ वाटर एक्सक्रीटेड इन यूरिन, यानी कि यूरिन की फॉर्म में किडनी को कितना यूरिन एक्सक्रीट आउट करना है, ठीक है, उसको भी ये क्या करती है, रेगुलेट करके रखते हैं, क्योंकि अगर यूरिन ज्यादा एक्सक्रीशन होने लग गया तो हमारी बॉडी में क्या है, पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या होता है, वाटर को कंजर्व करने के लिए बहुत सारी नीड्स होती है, यानी कि अगर हम अपनी बॉडी में क्या करते हैं, वाटर को कंजर्व करना चाहते हैं, जमा करना चाहते हैं, तो जिसमें क्या करता है, किडनी जो यूरिन का आउटपुट है उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, ठीक है, बाय रीअब्सॉर्बिंग मोर वाटर बैक इनटू द बॉडी, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर वाटर होता है वो बॉडी में वापस चला जाता है। तो किडनी का भी इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि अगर ज्यादा यूरिन का आउटपुट हो गया तो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। थर्ड मैकेनिज्म इसमें आता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स, एडीएच। एडीएच एक टाइप का हार्मोन्स है, ये आपको पता होगा, जो कहाँ से हमारा प्रोड्यूस होते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, और ये वाटर बैलेंस को रेगुलेट करके रखता है। कैसे रेगुलेट करता है, जो भी हमारा यूरिन का एक्सक्रीशन अमाउंट है उसको ये कंट्रोल करता है कि कितना अमाउंट में यूरिन को एक्सक्रीट होना है, क्योंकि जैसे मैंने अभी बताया कि अगर यूरिन का आउटपुट ज्यादा हो जाएगा तो पानी की कमी हो जाएगी, तो एडीएच क्या करता है, वाटर अमाउंट को क्या करता है, वाटर एक्सक्रीटेड अमाउंट को क्या करता है, कंट्रोल करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, ठीक है। जो वाटर का एक्सक्रीशन होता है यूरिन के फॉर्म में उसको कंट्रोल करके रखता है। व्हेन द बॉडी नीड्स टू कंजर्व वाटर, यानी कि जब हमारी बॉडी को नीड्स होती है वाटर को कंजर्व करने के लिए, वाटर को जमा करने के लिए, तो एडीएच लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से किडनी
क्या हो जाती है, किडनी का जो यूरिन का किडनी जो यूरिन आउटपुट कर रही थी वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, किडनी टू रीएब्जॉर्ब मोर वाटर, वाटर को क्या करेगी, रीएब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगी ज्यादा से ज्यादा, और यूरिन का लेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से यूरिन का जो एक्सक्रीशन है वो कम हो जाएगा और वाटर का एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट मैकेनिज्म हमारा आता है स्वेटिंग। अब स्वेटिंग क्या है, स्वेटिंग हमारी बॉडी के लिए जरूरी भी है, बट अगर एक्सेसिव अमाउंट में स्वेटिंग होती है तो वह हमारी बॉडी में हार्मफुल कंडीशन भी कॉज कर सकती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि स्वेटिंग जो है एक टाइप का मैकेनिज्म है जो हमारी बॉडी में क्या करता है, बॉडी को कूल करने के लिए, रेगुलेशन बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है। ये आपने पढ़ा होगा कि जो स्वेटिंग होते है, पसीना आता है, वो हमारी बॉडी में इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन करता है, जरूरी भी है। ठीक है, और क्या करता है, ये हमारी बॉडी से जितनी भी एक्सेसिव हीट होती है उसको रिमूव आउट करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। बट अगर ज्यादा स्वेटिंग होती है तो ये हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज कर सकती है, जो हमारी बॉडी के लिए डेंजरस कंडीशन है। इसीलिए बोला जाता है कि ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके उतना पानी आप यूज कीजिए, इनटेक कीजिए। नेक्स्ट इसमें आता है ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, वाटर इज लॉस्ड थ्रू ब्रीदिंग एज वाटर वेपर इन द एयर वी एक्सेल, यानी कि जब हम ब्रीदिंग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं तो जो वाटर के वेपर्स होते हैं वो एयर में एक्सेल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा ये भी कहाँ से आ रहा है, इंटरनल वाटर आ रहा है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग। दिस लॉस इज मोर सिग्निफिकेंट इन ड्राई इन्वायरमेंट एंड ड्यूरिंग फिजिकल एक्सक्रीशन। ये कब होते हैं, जब आप एक्सरसाइज करते हो, कोई फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर इन्वायरमेंट में क्या है, जैसे गर्मी का टाइम है। ठीक है, तो ये कब होता है, आप कंटिन्यू चल रहे हो तो उस टाइम पे हमारी ब्रीदिंग बढ़ती है और हम क्या करते हैं, बहुत ज्यादा से ज्यादा सांस को बाहर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा वाटर भी लॉस्ट होता है। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट 6 में आता है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, तो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का यहाँ पे क्या मतलब है, वाटर इज लॉस्ट थ्रू द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट थ्रू फीसेस। ठीक है, द बॉडी कैन रीएब्जॉर्ब सम ऑफ दिस वाटर इन द लार्ज इंटेस्टाइन टू मेंटेन वाटर बैलेंस, यानी कि जो भी हम वाटर का जो लॉस होता है वो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू भी होता है, जीआईटी के थ्रू, थ्रू द फीसेस। ठीक है, जो हम खाना खा रहे हैं, जैसे यूरिन से होता था वैसे ही फीसेस से होता है। ठीक है, जो ये क्या है, पर्टिकुलर जो हमारी बॉडी है वो कुछ वाटर को क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और वह लार्ज इंटेस्टाइन में, और वाटर को क्या है, वाटर का जो मेंटेनेंस है, बैलेंस करना है, वो हमारा मेंटेन रहता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग वाटर बैलेंस, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो वाटर बैलेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। ये आपको तब समझ आएगा जब आपको मैकेनिज्म अगर समझ आ गया होगा तो। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है टेम्परेचर। जो हॉट टेम्परेचर होता है इन्वायरमेंट का या फिर किसी भी फिजिकल एक्सक्रीशन का, वो क्या करता है, हमारे बॉडी से वाटर का लॉस इंक्रीज कर देता है विद द हेल्प ऑफ स्वेटिंग, पसीने की, उससे ब्रीदिंग, जो मैंने अभी आपको बताया है कि जब हम क्या करते हैं, भागते हैं या कोई एक्सरसाइज करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मेंशन है फिजिकल एक्सक्रीशन। ठीक है, या फिर हॉट इन्वायरमेंट जैसे कि गर्मियां, ठीक है, समर, तो इसमें क्या होता है, हमारा जो पर्टिकुलर ब्रीदिंग है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रीदिंग में भी क्या है, इंटरनली वाटर वेपर्स बाहर निकलती है और हमारा जो वाटर का लॉस है वो होता जाता है। ठीक है, तो ब्रीदिंग भी रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और ये क्या कर देते हैं, स्वेटिंग और ब्रीदिंग हमें डिहाइड्रेशन लीड करवा सकते हैं, यानी कि हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन कॉज हो सकता है हॉट इन्वायरमेंट की वजह से। तो टेम्परेचर भी कहीं ना कहीं वाटर बैलेंस को अफेक्ट करता है। सेकेंड हमारा है डाइटरी इनटेक। हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर जैसे कि बहुत सारे जैसे कि कोई फ्लूइड अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, हाई वाटर कंटेंट प्रेजेंट है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे वाटर को बैलेंस करने में वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। आप अगर ऐसा कोई खाना खाते हो जिसमें हाई कंटेंट है वाटर के, या आप कोई ऐसा फ्रूट खाते हो जिसमें हाई कंटेंट है वाटर के, तो वो भी हमारा क्या है, वाटर बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। थर्ड इसमें आता है मेडिकेशन। अब मेडिकेशन आपको पता होगा, बहुत सारी ऐसी मेडिकेशन होती है जो हमारे वाटर बैलेंस पे अफेक्ट करती है। ठीक है, बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग यूरिन आउटपुट। कुछ बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती है जो हमारे यूरिन के आउटपुट को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में पानी की कमी हो सकती है। नेक्स्ट इसमें आता है मेडिकल कंडीशन। बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं जिसमें हमारा जो यूरिन का आउटपुट है वो बढ़ सकता है और हमारे वाटर बैलेंस पे इफेक्ट डाल सकता है, जैसे डायबिटीज हो गया। ठीक है, डायबिटीज वाले पेशेंट को भी बहुत दिक्कत होती है। कैन अफेक्ट द बॉडी एबिलिटी टू रेगुलेट वाटर बैलेंस। इसमें क्या होता है, पर्टिकुलर जो भी वो मेडिसिन यूज करता है, अगर यूरिन का आउटपुट बढ़ा रहा है तो कहीं ना कहीं जो वाटर बैलेंस होता है वो कहीं ना कहीं डिसबैलेंस हो जाता है। तो जितनी भी बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं।
नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं डाइटरी इनटेक ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स होते क्या हैं। ठीक है, तो हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था, हमने पढ़ा था मिनरल्स के बारे में, और मिनरल्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि मिनरल्स ही क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, या फिर ये बोलो कि इलेक्ट्रोलाइट्स ही क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स क्या होते थे, जैसे कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, सोडियम, ये सब क्या होते थे, मिनरल्स होते थे। ठीक है, तो मिनरल्स को ही हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। जब हम मिनरल्स को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, आयंस, कुछ आयंस को रिलीज करते हैं, जैसे पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस, तो उनको क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, और इसीलिए हम इनको क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते थे। जिन्होंने मिनरल्स के बारे में नहीं पढ़ा है या वीडियो नहीं देखी है, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको समझ आ जाएगा कि कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, उनके सोर्स क्या होते हैं, कितनी अमाउंट में हमको उनको इनटेक करना है, वो सारी चीजें हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। बट इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कि हमें कौन कौन से डाइटरी से कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वही हमारा मिनरल्स होते हैं, जिनको वाटर में अगर हम इनको डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस को रिलीज करते हैं। ये मेनली बॉडी फ्लूइड्स में भी पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, क्लोराइड हो गया, पोटेशियम हो गया, जो हमारे बॉडी में क्या करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, और आप इनको एक्सटर्नली भी यूज इनटेक कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारे, जैसे बॉडी में वाटर के बैलेंस को ये मेंटेन करके रखता है। सोडियम जो होता है वो मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को थ्रू ऑस्मोसिस। तो यानी कि ये भी क्या करते हैं, हमारे बॉडी के इंटरनल फंक्शंस को रेगुलेट करने में हमारा हेल्प कर लेते हैं। एक बार देख लेते हैं कौन कौन से पर्टिकुलर टॉपिक और कौन कौन से यहाँ पे मेंशन है। तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं, इनके पास इलेक्ट्रिक चार्ज होता है बॉडी में, जैसे कि हमारा हो गया सोडियम, आपको पता होगा सोडियम यानी कि Na, जिसपे प्लस चार्ज होता है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट, ये हमारे सब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, या फिर आप इनको मिनरल्स भी बोल सकते हो। ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट कराने में, उनको मेंटेन कराने में। जैसे कि बैलेंस, यानी कि जो बॉडी फ्लूइड होता है उसको बैलेंस कराने में हेल्प करते हैं, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट कराने में हेल्प करते हैं, जितने भी मसल्स कॉन्ट्रिक्शन होते हैं उसको कराने में ये हेल्प करते हैं, नर्व इम्पल्स में ये हमारी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए इलेक्ट्रोलाइट्स भी बहुत जरूरी होते हैं। ठीक है, डाइटरी सोर्स से भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि बहुत सारे ऐसे डाइटरी फूड होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, जिनसे हम इलेक्ट्रोलाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल, डायरी फूड हो गया, जो दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, मीट हो गया, इन सब से भी हम इलेक्ट्रोलाइट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कैल्शियम और मैग्नीशियम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम डाइटरी प्रोडक्ट। ठीक है, ये सारे के सारे, कैल्शियम का क्या सोर्स होता है, मैग्नीशियम का क्या सोर्स होता है, पोटेशियम का क्या सोर्स होता है, सोडियम का क्या सोर्स होता है, ये सब हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं जब मैंने आपको मिनरल्स के बारे में पढ़ाया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा नॉर्मल टॉपिक को कवर कर लेते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो हम कहाँ से, इनके सोर्स क्या है, कहाँ से प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जितने भी दूध से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं, या फिर लीफ ग्रीन्स, जितने भी हमारी हरी सब्जियां होती हैं, नट्स, सीड्स, वहां से हम कैल्शियम और मैग्नीशियम को प्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लोराइड, अगर फॉस्फेट की बात करूँ तो मेनली ये फूड में फाउंड होते हैं, यानी कि फूड में पाए जाते हैं, मीट में ये हमें मिलते हैं, डायरी प्रोडक्ट से हमें मिल सकते हैं, और ग्रेन से हमें मिल सकते हैं। ठीक है, जितना भी हमारा मतलब पर्याप्त, जितना भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट इनटेक होता है वो ओवरऑल हमारी हेल्थ के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि जितना इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो या लॉस हो रहा है, वो सारी की सारी जितनी भी चीजें हैं वो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट करेंगी। क्योंकि अगर हमारी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट का इनटेक है वो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो ये हमारी बॉडी में हेल्थ इश्यूज कर सकती है, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर। अगर सपोज करो सोडियम का जो लेवल है वो हाई हो जाता है, तो ये हमारे बॉडी में हाई ब्लड प्रेशर कॉज कर सकता है। ठीक है, और इंक्रीज रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिजीज, यानी कि जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज होती है उसके रिस्क भी ये इंक्रीज कर सकता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमें उतना ही खाना है जितना हमारी बॉडी को नीड होती है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस की। तो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एक टाइप का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का बॉडी फ्लूइड में। ठीक है, बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में, जैसे कि ब्लड हो गया, सेल्स हो गया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर स्पेस हो गया। नेक्स्ट इसमें आता है जो इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस होते हैं वो
डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू मेंटेन किया जा सकता है, जैसे कि किडनी हार्मोन्स, एल्डोस्ट्रॉन्स, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स एंड थर्स्ट मैकेनिज्म। नेक्स्ट इसमें है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है, वो बहुत सारे रीजंस की वजह से इम्बैलेंस हो सकता है, ठीक है, जैसे कि एक्सेसिव फ्लूइड लॉस की वजह से, थ्रो स्वेटिंग, वॉमिटिंग, डायरिया या फिर किसी अदर मेडिकल कंडीशन की वजह से, जैसे कि किडनी डिजीज। इन टाइप की कंडीशंस में जो इलेक्ट्रोलाइट है वो इम्बैलेंस हो सकता है। अगर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता है तो वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिम्टम्स की डिजीज कॉज कर सकता है। डिपेंड करता है कौन सा स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट अफेक्ट हुआ है, इम्बैलेंस हुआ है, जैसे कि मसल्स वीकनेस कॉज कर सकता है, स्पाज्म, क्रैम्पिंग, इरेगुलर हार्ट बीट, कंफ्यूजन, सीजर्स। नेक्स्ट बात है इसमें ट्रीटमेंट की। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का जो ट्रीटमेंट है वो हम डाइटरी चेंजेस से भी कर सकते हैं, सप्लीमेंट से भी कर सकते हैं, मेडिकेशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। इन सेवरल केस हॉस्पिटलाइजेशन फॉर इंट्रावेनस इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट, यानी कि बहुत सारी ऐसी कंडीशन है जिसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज किया जा सकता है और उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको रिप्लेस किया जाता है आईवी के थ्रू। जैसे कि अगर किसी पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाती है या फिर अगर किसी पेशेंट को डायरिया कॉज हो रहा है, ठीक है, तो वॉमिटिंग की कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करके उसको ग्लूकोज प्रोवाइड कराते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो है डिहाइड्रेशन, कॉज ऑफ डिहाइड्रेशन एंड ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट सबसे पहले हम बात करने वाले हैं डिहाइड्रेशन की। डिहाइड्रेशन क्या है, एक टाइप की कंडीशन होती है जिसमें बॉडी से फ्लूइड बाहर निकलने लगता है और जिसकी वजह से नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन अफेक्ट होते हैं। अगर फ्लूइड बाहर निकल रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है, लॉस हो रहा है फ्लूइड का, तो डेफिनेटली सी बात है इलेक्ट्रोलाइट का भी इम्बैलेंस कॉज होगा। इस प्रॉपर कंडीशन को हम कहते हैं डिहाइड्रेशन, ठीक है। कॉजेज क्या हो सकते हैं डिहाइड्रेशन के, इनएडुकेट फ्लूइड इनटेक, यानी कि मोस्ट ऑफ द कॉज में क्या होता है, जो डिहाइड्रेशन होता है वो इस वजह से होता है कि हम प्रॉपर तरीके से पानी नहीं पी पाते, ठीक है, जितना हमें चाहिए होता है हम उतना पानी नहीं पी पाते, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन कॉज हो जाता है। नेक्स्ट सेकंड इसमें आता है एक्सेसिव फ्लूइड लॉस। डिहाइड्रेशन क्या होता है, तब भी हो सकता है जब हमारी बॉडी से बहुत ज्यादा जो फ्लूइड है वो लॉस हो जाए। वो किस रीजन से हो रहा है, वो उसमें स्वेटिंग भी हो सकता है, यूरिनेशन भी हो सकता है या फिर डायरिया भी हो सकता है, तो ये भी बहुत सारे चांसेस हैं डिहाइड्रेशन के। थर्ड इसमें आता है मेडिकल कंडीशन। मेडिकल कंडीशन में क्या आता है, सर्टेन मेडिकल कंडीशन कैन ऑल्सो कॉज डिहाइड्रेशन, यानी कि बहुत सारी ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती है जो डिहाइड्रेशन कॉज कर सकती है, जैसे कि डायबिटीज, किडनी डिजीज एंड फीवर। ये भी किसके कारण है, डिहाइड्रेशन के कारण है। नेक्स्ट इसमें आता है मेडिकेशंस। बहुत सारी ऐसी मेडिकेशंस होती है जिनका साइड इफेक्ट होता है डिहाइड्रेशन, तो ये मेडिसिन की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, ठीक है, ओआरटी। ओआरटी में क्या होता है, ये एक पर्टिकुलर सिंपल और इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है किसका, डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए। यानी कि जो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होता है वो एक सिंपल और इफेक्टिव वे होता है डिहाइड्रेशन जैसी डिजीज को ठीक करने के लिए। इसमें मेनली क्या होता है, एक सॉल्यूशन होता है जो वाटर में मिक्स करके पेशेंट को पिलाया जाता है, जिसमें सॉल्ट भी होता है, शुगर भी होता है, ठीक है। ये क्या करता है, क्या ये उस फ्लूइड को, जो फ्लूइड हमारा लॉस हुआ है ड्यू टू एनी रीजन, उसको रिप्लेस करेगा। और जैसे जैसे आपको पता है कि फ्लूइड के साथ हमारे इलेक्ट्रोलाइट भी लॉस हुए हैं, ठीक है, डिहाइड्रेशन में, तो उसको भी ये क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, ठीक है। ओआरटी का जो यूज है वो डिहाइड्रेशन को ठीक करने के लिए किया जाता है। डिहाइड्रेशन कौन कौन से हो सकते, कौन कौन सी कंडीशंस कॉज हो सकते हैं, जैसे कि डायरिया में हम इसको यूज कर सकते हैं, वॉमिटिंग में हम इसको यूज कर सकते हैं कि डिहाइड्रेशन ना हो, इसीलिए ओआरएस वगैरह दिया जाता है, ठीक है। तो यानी कि ऐसी कोई कंडीशंस जिसमें फ्लूइड जो है वो लॉस हो रहा है और डिहाइड्रेशन कॉज हो रहा है, तो उस कंडीशन को ठीक करने के लिए हम ओआरटी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ओआरटी को जो रिकमेंड किया था वो WHO के थ्रू किया गया था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू किया जाता है, और ये जो है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट है डिहाइड्रेशन के लिए, ठीक है। यानी कि ये बहुत सुटेबल कंडीशंस होती है, बहुत सारे हेल्थ केयर होते हैं जो इसको प्रोवाइड करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स, इसमें ब्लू जो हमारा फ्लूइड होता है वो मेनली कवर हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, ठीक है। तो अगर ओआरटी का सॉल्यूशन की बात की जाए ये कि ये कैसे बना है, तो मेनली ये 1 लीटर क्लीन वाटर में आप क्या कर सकते हो, 6 लेवल
जो हमारी स्पून्स होती हैं शुगर की ले सकते हो, और 1/2 लेवल जो होता है वो सॉल्ट की ले सकते हो। मतलब इस टाइप से ये बना है। आप इसको घर पे भी बना सकते हो। जैसे हम बहुत सारी ऐसी कंडीशंस होती है जिसमें हम क्या डालते हैं, नमक और चीनी और पानी को डाल के बना लेते हैं, ठीक है, तो वो ये साल्ट उसमें होता है, या फिर आप इसको बाहर से भी खरीद सकते हो। नेक्स्ट इसमें आते हैं ऑरल रिहाइड्रेशन साल्ट, और आपने ORS के बारे में सुना भी होगा। ये मेनली हम डायरिया में लेते हैं, वॉमिटिंग में लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमें डिहाइड्रेशन कॉज ना हो। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं उनको रिप्लेस करता है, फ्लूइड को रिप्लेस करता है कि हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी ना हो, फ्लूइड्स की कमी ना हो, ठीक है। तो ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी इज ए टाइप ऑफ फ्लूइड रिप्लेसमेंट यूज्ड टू प्रिवेंट एंड ट्रीट डिहाइड्रेशन स्पेशली ड्यू टू डायरिया, क्योंकि डायरिया में सबसे ज्यादा कंडीशंस होते हैं, सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं डिहाइड्रेशन के। तो उस कंडीशन में हम ORS लेते हैं, जिसके फुल फॉर्म है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट, ठीक है। मेनली इसमें क्या होता है, इसमें जो पर्टिकुलर वाटर होता है उस वाटर में क्या मिलाया जाता है, शुगर और सॉल्ट मिलाया जाता है अमाउंट में, स्पेसिफिक अमाउंट में, ठीक है, जिसमें क्या होता है स्पेशली सोडियम और पोटेशियम का ये कॉम्बिनेशन होता है। आपको पता होगा कि जो हमारा सॉल्ट होता है उसमें NaCl होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है कि पर्टिकुलर हमारे इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करके रखता है। उसके बाद फिर इसमें मेनली क्या है, ये क्या है, एक टाइप का ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्ट होता है जिसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि सोडियम क्लोराइड NaCl, ठीक है, ट्राई सोडियम सीट्रेट, पोटेशियम यूज कर सकते हैं, क्लोराइड, ग्लूकोज यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये किस हेल्प में यूज होता है, ये हेल्प करता है प्रिवेंटिंग डिहाइड्रेशन कॉज्ड बाय डायरिया, यानी कि अगर किसी पेशेंट को डायरिया कॉज हुआ है तो उसको डिहाइड्रेशन ना हो, इसलिए हम ORS को यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है, कॉम्बिनेशन इम्प्रूव फ्लूइड है, यानी कि आप इसको दवाई के साथ साथ भी दे सकते हो। अगर किसी पेशेंट को डायरिया हुआ है तो आप इसको कॉम्बिनेशन में दे सकते हो, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ORS का, ठीक है। तो ये मेनली क्या करता है, फ्लूइड को एब्जॉर्ब करता है इंटेस्टाइन में, और जो भी हमारा फ्लूइड होता है उसको रिस्टोर करता रहता है, जिसकी वजह से उसका लॉस नहीं हो पाता। लास्ट में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको इसमें डिफाइन करना है वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, किस टाइप से हमारी बॉडी में वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। थर्ड क्वेश्चन आता है व्हाट इज ORS। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिहाइड्रेशन कंडीशन एंड हाउ टू ट्रीट दिस टाइप ऑफ कंडीशन, कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज टर्नओवर एंड वाटर बैलेंस। तो आप इन पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करके आप पता लगा सकते हो कि आपकी कितनी प्रिपरेशन हुई है और कितना आपको नीड है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 की, जिसमें हमें पढ़ना है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। Thank you for watching this video. If you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.